जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के सिलेक्टेड टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आज जो है ये सिलेक्शन वाली 6वीं क्लास है। इसके पहले हमने आपको 5 क्लास करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जा करके उनको देख लीजिएगा। ये जो क्लास है आपको डेली शाम को 4 बजे मिलने वाली है। और दोस्तों, ये जो क्लास है ये एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, इस क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चंस के साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए साथियों, आप लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठा करिए, जिससे कि जो भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उनको आपको नोट भी करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि वहां पर जो है सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है कि भारत की भक्ति सूफी परंपराओं के संदर्भ में डैश के एक भक्त मणिक कवचकर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा शिव। ठीक है, तो दोस्तों जो शिव के एक भक्त थे माणिक वचकर, इन्होंने दोस्तों तमिल में जो है सुंदर भक्ति गीतों की रचना की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो मणिक वचकर हैं या मानिका वासागर हैं, ये जो है 9वीं शताब्दी के तमिल कवि थे, जिन्होंने शिव के भजनों की एक पुस्तक तिरुवसाकम लिखी है। ठीक है, तो ये दोस्तों पुस्तक का नाम याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए कि जो ये मणिक कवचकर थे, ये जो है नयनार की परंपराओं के प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नयनार थे दोस्तों, ये जो है किसके जो अवतार या किसके लिए जो है समर्पित थे, तो दोस्तों याद रखिएगा ये भगवान शिव और उनके अवतारों को ये समर्पित थे। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो अलवार हैं ये भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित थे। तो ये दोस्तों पॉइंट जो है आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1870 में भारतीय सिविल सेवा का पहला भारतीय सदस्य था। तो दोस्तों जो 1870 में भारतीय सिविल सेवा का जो पहला भारतीय सदस्य था वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं इनके बारे में देख लेते हैं। क्या है इसमें कि यह जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल के एक सिविल सेवक, कवि, संगीतकार, लेखक, समाज सुधारक और भाषाविद थे। उन्होंने दोस्तों संगीत और रचना का भी अध्ययन किया और 1863 में यह भारतीय सिविल सेवा में एक अधिकारी नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। यह जो है 1864 में सेवा में शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि वे ब्रह्म समाज के सदस्य थे, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। और जो है उनका जो मिले सब भारत संतान एक तन गागो गान, बंगाली भाषा में दोस्तों एक देशभक्ति गीत है जिसे भारत के पहले राष्ट्रगान के रूप में सहारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अगर बात करते हैं न्यूरन चंद्र मुखर्जी की, तो ये दोस्तों जो है यह 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रह्म सुधारक थे। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें पिंगली वैंकैया की, तो ये दोस्तों वह एक गांधीवादी और एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और दोस्तों यह जो है ध्वज के डिजाइनर थे। ठीक है, तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि जो ये पिंगली वैंकैया थे दोस्तों, ये क्या थे, तो ये जो है ध्वज के डिजाइनर थे, जिसने भारतीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के मॉडल के रूप में कार्य किया था। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें बिपिन चंद्रपाल की, तो यह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक समाज सुधारक, वक्ता, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। यह जो है दोस्तों लाल बाल पाल तिकड़ी के 3 सदस्यों में से एक थे। श्री अरविंदो घोष के साथ पाल स्वदेशी आंदोलन के प्राथमिक डिजाइनरों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है, तो वह कौन सी नदी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो चेनाब नदी है, ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट दोस्तों आप नोट करिएगा। यह जो है दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है नाली के संदर्भ में। इसे जो है चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है
और यह एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है। यह पंजाब क्षेत्र में 5 प्रमुख नदियों में से एक है और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति क्षेत्र में 2 उच्च हिमालयी नदी उद्गम चंद्रा और भागा के संगम से निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें से आप लोग एक ये पॉइंट नोट करिएगा और ये भी आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है सतलज नदी। ये दोस्तों जो सतलज नदी है ये तिब्बत से निकलती है और भारत तिब्बत सीमा को पार करती है और स्पीति नदी से मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो सतलज नदी है ये पंजाब की 5 नदी प्रणालियों में सबसे लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है ब्यास नदी। इसकी जो कुल लंबाई है 470 किलोमीटर है और यह सिंधु डॉल्फिन का घर है। यह नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान से होकर गुजरती है। सिंधु जल संधि के अनुसार ब्यास नदी का पानी भारत को आवंटित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है रावी नदी। दोस्तों जो रावी नदी है ये भारतीय राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान से होकर बहती है। यह पाकिस्तान से भी होकर बहती है। सिंधु जल संधि के अनुसार दोस्तों जो रावी नदी है इसका पानी भारत को आवंटित किया जाता है। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो रंजीत सागर बांध है ये किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। ठीक है, ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो पारंपरिक रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों इसका नाम है छठ पूजा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं छठ पूजा की। जो छठ पूजा दोस्तों है ये एक हिंदू त्योहार है। ठीक है, जो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए समर्पित है। दोस्तों जो प्रसिद्ध छठ पूजा है इसके दौरान जिस देवी की पूजा की जाती है उन्हें छठी मैया या सूर्य देव की पत्नी उषा के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों जो छठ पूजा है, छठ शब्द का अर्थ है छठा। ठीक है, और यह त्योहार हिंदू चंद्र विक्रम संवत कैलेंडर के कार्तिक महीने के छठे दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है यह त्योहार 4 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। अनुष्ठानों में पवित्र स्नान, उपवास, लंबे समय तक पानी में खड़े रहना और डूबते और उगते सूर्य को प्रार्थना और भोजन देना इसमें शामिल है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें बिहुला की, दोस्तों जो बिहुला है ये बिहार और झारखंड के लोगों द्वारा श्रावण महीने में मनाया जाने वाला एक त्योहार है और यह दोस्तों नाग देवी मनसा देवी को ये समर्पित है। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है मधुश्रावणी। ये दोस्तों जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा श्रावण माह में मनाया जाने वाला एक त्योहार है और यह जो है भगवान शिव और मानसून के मौसम को यह समर्पित है। वहीं पर दोस्तों बात करें सामा चकेवा की, तो ये दोस्तों बिहार और नेपाल में मिथिला समुदाय द्वारा यह मनाया जाने वाला एक त्योहार है और यह जो है दोस्तों भाई और बहन के बीच के प्यार को समर्पित करता है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया था तथा मौजूदा प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द शामिल किए गए थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है बताइए क्या होगा। तो दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें शामिल किए गए थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हालांकि दोस्तों 1977 में जब आपातकाल हटा लिया गया और एक नई सरकार सत्ता में आई तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्दों को अल्प विराम से अलग कर दिया गया और अखंडता शब्द केवल जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है इसलिए जो है प्रस्तावना का वर्तमान संस्करण इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देना है। ठीक है,
नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो ये दोस्तों मणिपुरी नृत्य शैली में जो है पुरस्कार जीते हैं। किसने? गुरु बिपिन सिंह ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो गुरु बिपिन सिंह हैं ये मणिपुरी नृत्य शैली के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। 1966 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुई थी। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह ने दोस्तों मणिपुरी नृत्य के प्रचार और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कला के प्रति उनके समर्पण के लिए दोस्तों कई प्रशंसाएं इसमें प्राप्त की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि भारत के जो 8 महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने जो है इसमें 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके जो संबंधित राज्य हैं और जो प्रसिद्ध नृत्य हैं नर्तक हैं दोस्तों इनको इसमें हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग जो है अच्छे से जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं जो भरतनाट्यम है ये जो है तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आप लोग पहली बात तो नोट करिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए कि इसके जो प्रसिद्ध नर्तक हैं कौन कौन से हैं देख लीजिएगा यहाँ पर। रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, सीमा करमानी। ठीक है, ये दोस्तों इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर बात करते हैं कथक की, दोस्तों जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, गोपी कृष्ण, सरस्वती सेन और मंजरी चतुर्वेदी ये दोस्तों इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो ये दोस्तों आप लोग ये जरूर याद करिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज, गोपी कृष्ण ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम। दोस्तों जो मोहिनी अट्टम है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कलामंडलम, कल्पाड़ी कुट्टी अम्मा, शोभना, सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका, थंकामणि और कलामंडलम ह्यामती। ठीक है, ये दोस्तों जो है इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं। ठीक है, नर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों में बात करते हैं कथकली। दोस्तों जो कथकली है केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो प्रसिद्ध जो नर्तक हैं कलामंडलम कृष्णन नायर दोस्तों इसके जो नर्तक हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी दोस्तों इसकी बात करते हैं तो ये जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और दोस्तों मल्लिका साराभाई, बी सत्यनारायण शर्मा और दीपा शशि चंद्रन दोस्तों इसके जो प्रसिद्ध नर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है उड़ीसी। दोस्तों उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का जो है शास्त्रीय नृत्य है और सुजाता महापात्र, माधवी मुदगल, केलूचरण महापात्र, सुरेंद्रनाथ जेना, शोभना सहजनान और मिंती मिश्रा दोस्तों इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। नेक्स्ट साथियों है सत्रिया। दोस्तों सत्रिया है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये इसके जो नर्तक हैं गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनकांत बोरा, भवानंद बार बायन, स्वर्गीय मोनी राम दत्ता, स्वर्गीय डॉक्टर महेश्वर नियोग, डॉक्टर भूपेन हजारिका, सरोदी सैकिया, इंदिरा पीपी बोरा और अन्वेषा महंत ये दोस्तों जो है इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है मणिपुरी नृत्य या जगोई। दोस्तों ये जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके जो नर्तक हैं गुरु बिपिन सिंह, दर्शन झावेरी, झावेरी बहने और देवजानी चालिया, अमला शंकर ये दोस्तों इसके जो है प्रसिद्ध नर्तक हैं। दोस्तों ये जो है सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है नीति आयोग ने ऑटोमोटिव क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक पर रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो ये दोस्तों चौथा स्थान है भारत का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दोस्तों भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है और इन हस्तक्षेपों को 4 प्रकार के ऑटोमोटिव घटकों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला दोस्तों है उभरते और जटिल, दूसरा है पारंपरिक और जटिल, तीसरा दोस्तों है पारंपरिक और सरल और दोस्तों चौथा जो है उभरता हुआ और सरल। ठीक है, तो ये दोस्तों 4 घटक हैं। चीन, अमेरिका और जापान के बाद दोस्तों भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादक है। ठीक है, भारत का वार्षिक उत्पादन दोस्तों लगभग 6 मिलियन वाहन है। ये दोस्तों पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है
कि 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों PR श्रीजेश, दोस्तों इसको आप लोग नोट करिएगा। PR जो श्रीजेश दोस्तों हैं, इनको जो है भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार ये दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो PR श्रीजेश हैं, इन्होंने दोस्तों पेरिस 2024 ओलंपिक में स्पेन के खिलाफ भारत को कांस्य पदक जीतने में मदद करने के बाद संन्यास ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं में जो क्रिकेटर R अश्विन, ठीक है, पैरा तीरंदाज दोस्तों हरविंदर सिंह, जो कि पेरिस 2024 पैरालंपिक गोल्ड दोस्तों इनको मिला हुआ है, और फुटबॉलर IM विजयन और कोच दोस्तों सत्यपाल सिंह इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, जो पद्मश्री प्राप्त करता है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है पद्म पुरस्कार। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें पद्म पुरस्कार की, तो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण सेवा और योगदान को मान्यता देने के लिए दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सम्मान हैं। प्राथमिक पुरस्कारों में दोस्तों शामिल हैं कौन कौन से? दोस्तों पहला जो है ये भारत रत्न है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें भारत रत्न की, तो इसका जो विवरण यहाँ पर दिया हुआ है कि 1954 में स्थापित भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर जो उल्लेखनीय प्राप्तकर्ता हैं 2024 में दोस्तों, भारत रत्न जो है किसको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो 2024 में जो है कर्पूरी ठाकुर, जो कि सामाजिक आर्थिक समानता के लिए इनको दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी दोस्तों, इनको भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। और जो PV नरसिम्हा राव हैं, इनको आर्थिक सुधार आरंभ करने के लिए। चरण सिंह दोस्तों, इनको कृषि सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। और MS स्वामीनाथन जो हैं कृषि में योगदान के लिए दोस्तों इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ये नाम दिए हुए हैं इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है बात करते हैं पद्म विभूषण की। दोस्तों जो पद्म विभूषण है यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए ये दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें जो है वैजंती माला बाती अभिनेता और नर्तकी के रूप में कला में योगदान के लिए दोस्तों इनको ये दिया गया है 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है बात करते हैं पद्म भूषण की। दोस्तों ये किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसमें दोस्तों व्यापार, कला और सार्वजनिक मामलों जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है पद्मश्री। दोस्तों किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला ये चौथा, ठीक है, कौन सा? चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोस्तों है। ये जो है जमीनी स्तर पर उनके प्रभावशाली योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है इसमें जो कुछ अतिरिक्त पुरस्कार दिए हुए हैं इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं अशोक चक्र की। तो दोस्तों जो अशोक चक्र है ये भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो परमवीर चक्र है ये युद्ध के दौरान वीरता के कार्यों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ठीक है दोस्तों, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी लेखक को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है PR श्रीजेश। ये दोस्तों अगर PR श्रीजेश की बात करते हैं तो भारतीय हॉकी में अपने नेतृत्व और शानदार गोलकीपिंग के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हॉकी में भारत के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2014 एशियाई खेलों और अन्य यादगार टूर्नामेंटों में दोस्तों स्वर्ण जो है जीतने वाली टीम का हिस्सा ये रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश की प्रणाली शुरू की है। तो ये दोस्तों एक राष्ट्र एक कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कि जो 101वां संशोधन अधिनियम है
2016। ठीक है, इसमें दोस्तों जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। दोस्तों जो वस्तु एवं सेवा कर ने उन सभी पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है जो देश भर में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर लगाए जाते थे। दोस्तों जो जीएसटी का मूल्य उद्देश्य क्या है, तो जीएसटी का मूल उद्देश्य था कि भारत में एक स्थिर कर दर के साथ एक साझा बाजार का निर्माण करना था। वस्तु एवं सेवा कर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समान लेन देन के लिए प्रारंभिक करों को समाप्त कर देता है। ठीक है, ये दोस्तों ये जो फैक्ट दिए हुए हैं इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है, इसका लक्ष्य राजस्व बढ़ाना है क्योंकि यह कर आधार बढ़ाकर अधिक करदाताओं को लाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन दिए हुए हैं, इनको दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। तो दोस्तों जो 97वां जो संशोधन हुआ था इसने जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और सम्मिलित किया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो भारत के संविधान का 102वां जो संशोधन हुआ जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा जो है इसे जाना जाता है, इसने जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये जो है 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसके तहत दोस्तों 8/1/2004 को भारत के राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण जो संशोधन है इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट डैश है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये दोस्तों बाह्य इंटरफेस। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो इनपुट उपकरण है ये आमतौर पर एक कीबोर्ड या माउस होता है। इनपुट उपकरण वह कंड्यूट होता है जिसके माध्यम से डेटा और निर्देश कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों बात करते हैं जो आउटपुट, एक डिस्प्ले, स्क्रीन, प्रिंटर या अन्य ऐसे उपकरण डिस्प्ले करता है जो आपको यह देखने देता है कि कंप्यूटर ने क्या संपादित किया है। ठीक है, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्हें संभवतः 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण के लिए जाना जाता है, वह किसे संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है कौन है, तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो जो स्वामी विवेकानंद दोस्तों हैं इनको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1893 विश्व धर्म संसद में अपने अभूतपूर्व भाषण के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने अमेरिका में हिंदू धर्म का परिचय दिया और धार्मिक सहिष्णुता और कट्टरता को समाप्त करने का आह्वान भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि जो स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और कब की, तो 1897 में। कहां पर की, तो हावड़ा के बेलूर में की थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट साथियों पॉइंट है। ये दोस्तों जो है एक समाज सेवा और धर्मार्थ समाज है। इस मिशन का उद्देश्य दोस्तों स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अनाथालयों की स्थापना के माध्यम से मानवीय राहत और सामाजिक कार्य प्रदान करना है। उन्होंने दोस्तों लोगों से गरीबों और दलित वर्गों के लिए के जीवन में सुधार लाने को कहा और उनका जो मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये जो है इनका मूल नाम था। नेक्स्ट साथियों है, वह श्री रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रसिद्ध शिष्य बन गए थे। तो ये भी दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों जो 1886 में नरेंद्र नाथ ने मतलब स्वामी विवेकानंद ने संन्यास का व्रत लिया और उन्हें जो है विवेकानंद नाम दिया गया था। तो दोस्तों ये भी पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर, इनको भी देख लेते हैं कि जो केशव चंद्र सेन दोस्तों ये जो है एक बंगाली हिंदू दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ठीक है, जिन्होंने एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने की थी। वहीं पर दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये एक हिंदू सुधार आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा।
नेक्स्ट साथियों है, दूसरी ओर दोस्तों जो महात्मा गांधी हैं, ये एक राजनीतिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन ने से जो है आजादी दिलाई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि को अपना लिया था? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, तो गुप्त राजा घटोत्कच का ये पुत्र था और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराज कहा जाता है। ठीक है, वह दोस्तों अपने अगले उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के पिता भी थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों जो पॉइंट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों वहीं पर बात करते हैं, लिच्छवी एक प्राचीन कबीले का नाम है जिसका जो मुख्यालय है गौतम बुद्ध के समय में वर्तमान बिहार के वैशाली में था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, गुप्त राजाओं के शासन के दौरान कुछ जो प्रसिद्ध घटनाएं थी इनको भी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध जो चीनी तीर्थयात्री कौन था? फाहियान था। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ठीक है, तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। भारत में अपने 9 वर्षों के प्रवास में से उन्होंने गुप्त साम्राज्य में 6 वर्ष बिताए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और जो शक क्षत्रपत के अंतिम शासक दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया गया और गद्दी से हटाया गया और मार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, पश्चिमी मालवा और कठियावाड़ प्रायद्वीप में उसके क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी नींव किसने रखी थी, दोस्तों याद रखिएगा कुमार गुप्त ने दोस्तों इसकी नींव रखी थी। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार प्रमाणीकरण अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किए गए जो नए पोर्टल का नाम क्या है? तो ये दोस्तों आधार शासन पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? तो जो इसमें ऑप्शन कर्नेल है ये दोस्तों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वहीं पर बात करते हैं कि जो कर्नेल है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आवश्यक केंद्र है। यह कोर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। यह ओएस और हार्डवेयर के बीच की मुख्य परत है। कर्नेल दोस्तों प्रक्रिया और मेमोरी प्रबंधन, फाइल सिस्टम, डिवाइस नियंत्रण और नेटवर्किंग में ये मदद भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, बूट लोडर के बाद यह पहला प्रोग्राम है जो लोड होता है और ओएस में सब कुछ नियंत्रित करता है। यह एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और दोस्तों यह जो है स्मृति प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कर्नेल 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक माइक्रो कर्नेल, ठीक है, जिसमें इसमें जो है केवल बुनियादी कार्य क्षमता शामिल है। एक अखंडन कर्नेल, इसमें कई डिवाइस ड्राइव शामिल हैं। हाइब्रिड कर्नेल और दोस्तों नेक्स्ट है एक्सो कर्नेल और नैनो कर्नेल। ये दोस्तों 5 प्रकार के कर्नेल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट ने डैश के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 2 साल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो ब्रिटिश भारत में एक कानून था जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। 18 मार्च 1919 को दिल्ली में शाही विधान परिषद ने एक विधान परिषद कानून पारित किया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पारित 1915 के भारतीय रक्षा अधिनियम ने निवारक अनिश्चितकालीन हिरासत, मुकदमे के बिना कारावास और न्यायिक समीक्षा के आपातकालीन प्रावधानों को अनिश्चित काल के लिए इसमें बढ़ा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, रॉलेट कमेटी की सिफारिशों को अपनाया गया था और यह नाम जो है समिति के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट के सम्मान में दिया गया था। इस अधिनियम ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को प्रभावी रूप से 2 साल तक ब्रिटिश भारत में रहने वाले आतंकवाद के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति को कैद करने के लिए अधिकृत किया था। इसने दोस्तों औपनिवेशिक अधिकारियों को सभी क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने की शक्ति भी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, अगर बात करते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की। दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरोध में
हुए दंगों और रैलियों के कारण पंजाब में स्थिति चिंताजनक थी। ठीक है, स्थिति जो है ये चिंताजनक थी, और जब पंजाब में मार्शल लॉ लगाया गया था तब 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह को कहीं भी एकत्र होने की मनाही थी। ठीक है, और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का एक समूह दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी उत्सव के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि जब जनरल डायर, ठीक है, अपने साथियों के साथ आया तो बाग में एकमात्र सीमित प्रवेश बंद था, और फिर उसने अचानक अपने सैनिकों को रक्षाहीन भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई और 1500 से अधिक लोग घायल हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है कहां पर हुआ था, तो अमृतसर के जलियांवाले बाग में हुआ था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड क्या है। ये दोस्तों 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो अटल पेंशन योजना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह दोस्तों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित सरकार समर्थित पेंशन योजना है, जिसे जो है सभी पात्र ग्राहकों को एक निर्धारित पेंशन प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, पेंशन राशि योजना में शामिल होने के समय ग्राहक की उम्र योगदान राशि और योगदान की अवधि पर निर्भर करती है। प्रवेश की जो न्यूनतम दोस्तों आयु है ये 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो अटल पेंशन योजना है इसको कब शुरू किया गया था, तो 2015 में शुरू किया गया था। इसको दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है कि पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान करना होगा। अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत ग्राहकों के योगदान के आधार पर दोस्तों 60 साल की आयु जो है जिसकी उम्र है उसे जो है प्रतिमाह 1000 या 2000 या 3000 या दोस्तों 4000 या 5000, ठीक है, रुपए जो है की गारंटी न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। एपीवाई ने दोस्तों स्वावलंबन योजना का स्थान ले लिया है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य एक लेखांकन वर्ष डैश घरेलू आय है। तो यह दोस्तों के अंदर जो है, ठीक है, तो लेखांकन वर्ष के अंदर जो है ये घरेलू आय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो घरेलू आय का तात्पर्य घरेलू क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय से है। दोस्तों बात करते हैं जो सकल घरेलू उत्पाद है इसकी परिभाषा क्या है। तो जीडीपी किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। जीडीपी किसी विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। ठीक है, जीडीपी दोस्तों वृद्धि दर किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करता है और इसलिए दोस्तों उन उत्पादों पर विचार नहीं करता है जिन्हें देश दूसरे देश से आयात करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी परिभाषा थी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है राज्यसभा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कथन सही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है ये देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इनका जो कार्यकाल दोस्तों होता है ये 5 वर्ष की अवधि का होता है और यह इस अवधि के अंत तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि वह अपने उत्तराधिकारी का पद ग्रहण नहीं कर लेता। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा दोस्तों पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है और जिस पर लोकसभा सहमत होती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है इस प्रयोजन के लिए दोस्तों एक संकल्प तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट साथियों है, भारत का चुनाव आयोग जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु या किसी अन्य कारण से संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार दोस्तों कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है, भारत का जो राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जिसका कार्य जो है राज्यसभा द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों हटाने के लिए संविधान में महाभियोग का प्रावधान नहीं है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है इसको हटाने के लिए संविधान में महाभियोग का प्रावधान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से रंगमंच रूप माच जुड़ा हुआ है? तो ये दोस्तों जो है मध्य प्रदेश राज्य के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो अस्तित्व है 18वीं शताब्दी की शुरुआत में माना जा सकता है और इस तरह यह जो है एक 200 से 250 वर्ष पुरानी कला बन गई है। ठीक है। उज्जैन के भग्गीपुरा के गोपाल जी गुरु वह व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में दोस्तों माच की शुरुआत की है। ठीक है, किसने शुरुआत की है? तो भग्गीपुरा के गोपाल जी गुरु जी ने। ठीक है, उन्होंने दोस्तों अंततः कई माच नाटकों का निर्देशन किया और परंपरागत रूप से यह भारतीय त्योहार होली के आसपास किया जाता है। ठीक है, यह भी माना जाता है कि माच की उत्पत्ति स्थानीय समुदायों के मनोरंजन के लिए हुई क्योंकि उस समय दोस्तों मनोरंजन का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक 10 की वृद्धि दर डैश दर्ज की गई थी। तो ये दोस्तों 17.64। ठीक है, यानी दोस्तों 17.64% दोस्तों ये दर्ज की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो सबसे कम 10 की विकास दर नागालैंड में है, कितनी थी? तो 0.5% पाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, जो पहली जनगणना है ये 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में आयोजित की गई थी। ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो अनुमानित जनसंख्या है 122 करोड़ है। वहीं पर दोस्तों 51.54% पुरुष हैं और 48.46% महिलाएं हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं लिंगानुपात की तो 943 दोस्तों ये लिंगानुपात है और बाल लिंगानुपात 919 है। साक्षरता दर दोस्तों लगभग 74.04% है, जिनमें से पुरुष जो साक्षरता दर है ये पुरुष जो है 82.10% और महिलाएं दोस्तों 65.46% हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है उच्चतम विकास दर वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं इनको यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों मेघालय पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर दोस्तों जम्मू कश्मीर है और 5वें स्थान पर मिजोरम है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों है पुरुष विकास दर कितनी है? तो 17.19% है और जो महिला विकास दर दोस्तों है ये जो है 18.12% है। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पर याद रखिएगा कि जो पहली पूर्ण जनगणना दोस्तों 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत रक्षा बजट का गठन करता है? तो दोस्तों ये जो है 13.04%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा बजट लगभग 5.54 लाख करोड़ है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दोस्तों कुल केंद्रीय जो बजट था ये लगभग 45.03 लाख करोड़ अनुमानित है। दोस्तों वहीं पर अगर बात करें कि जो रक्षा बजट दोस्तों कुल केंद्रीय बजट का लगभग 13.04% है और भारत के रक्षा बजट में सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य रक्षा संगठनों पर व्यय इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला जो ग्रीन हाउस हाइड्रोजन हब है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है ये पुदिमदका आंध्र प्रदेश में ये स्थापित किया जा रहा है। यानी कि जो दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों जो पुडिमडका है इसमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना का मूल्य 1.85 लाख करोड़ है और यह जो है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक हिस्सा है। इस परियोजना का दोस्तों उद्देश्य जो है स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसका दोस्तों जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापट्टनम से वर्चुअली किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। यह जो है हब स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भारत के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं? तो ये दोस्तों इसमें से जो है संपत्ति शुल्क, बिक्री कर और भू राजस्व, दोस्तों ये सभी जो है ये राज्य सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये कुछ कर दिए हुए हैं जो राज्य सरकार द्वारा लगाए या एकत्र किए जाते हैं। बिक्री कर और बेट, वृत्ति कर, स्टाम्प शुल्क, लग्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, मोटर वाहन कर। नेक्स्ट साथियों है राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर, यात्रियों और माल कर का परिवहन, कृषि आय पर कर, भूमि और भवनों पर कर, कैपिटेंस टैक्स और खनिज अधिकारों पर कर। ये दोस्तों जो है राज्य द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है चरक को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो है आयुर्वेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो दोस्तों चरक हैं चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो चरक हैं चरक एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे जो लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व रहते थे और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उन्होंने चरक संहिता लिखी है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चरक संहिता है किसने लिखी है तो चरक ने लिखी है, जो आयुर्वेद के मूलभूत पंथों में से एक है जिसका आज भी अध्ययन और उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो आयुर्वेद है पारंपरिक चिकित्सा की एक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई और यह स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारी को रोकने के लिए शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने के विचार पर आधारित है। इसमें दोस्तों हर्बल चिकित्सा, मालिश और योग जैसी प्रथाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 के बीच भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में साल दर साल वृद्धि कितनी थी? तो दोस्तों इसमें जो है 15.84% थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं ये कहलाती है। तो दोस्तों ये जो है सेल कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं जो MS एक्सेल वर्कबुक के जो भाग हैं इनको देख लेते हैं। दोस्तों सेल, ठीक है, सेल जो है क्या है तो वर्कशीट की मूलभूत जो है इकाई है जिसमें आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं, सेल कहलाती है। इसे एक आयताकार बॉक्स द्वारा हाईलाइट किया जाएगा और इसका पता एड्रेस बार में दिखाया जाएगा। आप किसी सेल पर क्लिक करके या अपने तीर बटन का उपयोग करके उसे जो है सक्रिय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है किसी भी एक्सेल की जो संपादित करने के लिए आप उस पर जो है डबल क्लिक करें या F2 का भी प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कॉलम। एक कॉलम सेलों का एक ऊर्ध्वाधर समूह होता है। एक सिंगल वर्कशीट में कुछ 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ए से XFD तक पहचान के लिए दोस्तों प्रत्येक कॉलम की अपनी वर्णमाला होती है और आप इसके हेडर पर क्लिक करके एक कॉलम का चयन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है रो। दोस्तों रो जो है एक रो सेलों का एक क्षैतिज समूह है। एक एकल वर्कशीट में कुल जो है 10,48,576 से दोस्तों होते हैं। ठीक है, रो जो है होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है पहचान के लिए प्रत्येक रो की अपनी संख्या होती है जो 1 से 10,48,576 तक होती है और आप जो है विंडो के बाईं ओर चिन्हित रो संख्या पर क्लिक करके एक रो का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों है फिल हैंडल। दोस्तों फिल हैंडल जो है यह सक्रिय सेल के निचले दाएं कोने पर मौजूद एक छोटा बिंदु है और यह आपको संख्यात्मक मान भरने, पाठ श्रृंखला श्रेणी सम्मिलित करने, क्रमांक सम्मिलित करने आदि में यह सहायता करता है। नेक्स्ट साथियों है एड्रेस बार। दोस्तों जो एड्रेस बार है यह सक्रिय सेल का पता दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है यदि आपने एक से अधिक सेल का चयन किया है तो यह श्रेणी में पहले सेल का पता दर्शाएगा। नेक्स्ट साथियों है फार्मूला बार। दोस्तों फार्मूला बार है, फार्मूला बार रिबन के नीचे एक इनपुट बार होता है
और यह सक्रिय सेल की सामग्री को दर्शाता है और आप इसका उपयोग किसी सेल में सूत्र दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों है टाइटल बार। दोस्तों जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार आपकी वर्कबुक का नाम दिखाएगा और उसके बाद जो है एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है ये दर्शाएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है रिबन टैब। दोस्तों जो रिबन टैब है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से प्रारंभ होकर सभी विकल्प मेन्यू को रिबन से बदल दिया गया है और रिबन टैब विशिष्ट विकल्प समूह का समूह होता है जिसमें आगे विकल्प होता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों वर्कशीट टैब जो है, दोस्तों जो वर्कशीट टैब है यह टैब उन सभी वर्कशीट को दिखाता है जो वर्कबुक में मौजूद हैं। डिफॉल्ट रूप से दोस्तों आप अपनी नई वर्कबुक में जो है क्रमशः शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के नाम से 3 वर्कशीट जो है देखेंगे। नेक्स्ट साथियों है स्टेटस बार। यह है दोस्तों एक एक्सेल विंडो के निचले भाग में एक पतली पट्टी होती है। एक्सेल में कार्य करना प्रारंभ करने के बाद यह आपको तुरंत सहायता देगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डैश वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। तो ये दोस्तों जो है 1600 में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो चार्टर ने कंपनी को भारत में कारखाने स्थापित करने और मसाले, रेशम और चाय जैसे सामान इंग्लैंड वापस निर्यात करने की शक्ति दी। समय के साथ कंपनी की जो शक्ति और प्रभाव बढ़ता गया और अंततः 18वीं सदी के मध्य तक वह भारत के अधिकांश हिस्से की वास्तविक शासक बन गई। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आने वाली सदियों तक भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में ब्रिटिश साम्राज्यवाद में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। दोस्तों बात करते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करिएगा। 1600 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? तो इंग्लैंड में हुई थी। यह बाद में ब्रिटिश बन गई और इसे 1874 में दोस्तों भंग कर दिया गया था। इसकी जो स्थापना दोस्तों है हिंद महासागर क्षेत्र में पूर्वी एशिया और ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्सों पर कब्जा करने के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया और हांगकांग में कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वलयों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और दोस्तों डैश होता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ओलंपिक खेल है तो ओलंपिक खेलों के चिन्ह में जो वलयों के जो 5 रंग हैं वो कौन कौन से हैं? तो लाल, नीला, हरा, पीला और काला। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो ओलंपिक प्रतीक चिन्ह जिसे व्यापक रूप से विश्व भर में ओलंपिक वलयों के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अरबों लोगों के लिए दोस्तों ओलंपिक वाद का दृश्य राजदूत है पियरे डी कूपर्टिन। ठीक है क्या दोस्तों? पियरे डी कूपर्टिन द्वारा पहली बार बनाए गए एक डिजाइन के आधार पर ओलंपिक वलय ओलंपिक आंदोलन और इसकी गतिविधि का वैश्विक प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में समान आयामों के 5 अंतः स्थापित वलय होते हैं जो अकेले उपयोग होते हैं और 1 या 5 अलग अलग रंगों में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है जब इसके 5 रंग संस्करण में उपयोग किया जाता है तो ये रंग बाएं से दाएं नीले, पीले, काले, हरे और लाल होंगे और वलय बाएं से दाएं आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। नीले, काले, लाल वलय शीर्ष पर स्थित हैं और जो पीला और हरा रंग जो है वलय के निम्नलिखित ग्राफिक प्रकृति के अनुसार नीचे स्थित हैं। ठीक है। ओलंपिक जो वलय दोस्तों है पहली बार 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक जो सफेद पृष्ठभूमि के केंद्र में 5 अंगूठियां आपस में जुड़ी हुई हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है दोस्तों, यह 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है जो ओलंपिक चार्टर ने एक बार प्रत्येक महाद्वीप को एक अंगूठी का रंग दिया था, जैसे यूरोप के लिए दोस्तों नीला, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला और ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया के लिए दोस्तों हरा और अमेरिका के लिए दोस्तों लाल। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वित्तीय साधनों में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड एक वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा जारी प्लास्टिक का एक पतला आयताकार टुकड़ा है, ठीक है, जो कार्ड धारकों को पैसे लेन देन के विभिन्न रूपों को करने की अनुमति देता है। और क्रेडिट कार्ड दोस्तों ये मूल उद्देश्य नगद धन लेन देन के मामलों में लोगों को आसानी से और जल्दी से सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों प्लास्टिक मनी के माध्यम से खर्च करना अब भारत में खुदरा उत्पादों के भुगतान का एक बहुत पसंदीदा तरीका बन गया है। दोस्तों 1990 के दशक में भारत में बैंकों द्वारा कार्ड के रूप में प्लास्टिक मनी को सक्रिय रूप से पेश किया गया था। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों जो एक डेबिट कार्ड भी जो है प्लास्टिक मनी का दूसरा रूप होता है, ठीक, ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। इसका दोस्तों जो उपयोग है ऑनलाइन भुगतान, धनराशि के हस्तांतरण और विभिन्न अन्य लेन देन के लिए आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि आधार। तो दोस्तों आधार जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया 12 अंकों का एक अद्वितीय नंबर है और एक स्थायी खाता संख्या का 10 वर्ण अक्षरांकीय पहचान करता है, जो भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मुद्रा नोट की, तो ये भारत में पहली बार जो है अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया था। तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और इसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस, ठीक है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं वायरस की, तो यह आपके कंप्यूटर में प्रवेश करने और आपकी फाइलों डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है लिखा गया एक प्रोग्राम है। एक वायरस आपके कंप्यूटर के डेटा को दूषित या मिटा सकता है, वे खुद को भी दोहरा सकते हैं। एक कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वर्म से अधिक खतरनाक होता है क्योंकि यह आपकी फाइलों में बदलाव करता है या दोस्तों हटाता है, जबकि वर्म जो है आपकी फाइलों डेटा में बदलाव किए बिना केवल खुद को दोहराते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर बात करते हैं स्पाईवेयर की, तो ये दोस्तों क्या है, तो स्पाईवेयर दोस्तों एक प्रकार का प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए आपके व्यक्तिगत कंप्यूटर पर आपकी अनुमति के साथ या बिना स्थापित किया जाता है, ठीक है। एक हैकर आपके इंटरनेट गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए स्पाईवेयर का उपयोग करता है और होस्ट को इसकी जानकारी के बिना जानकारी चुरा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है आमतौर पर बैंकिंग विवरण ऐसे कोड का लक्ष्य होते हैं। यह सॉफ्टवेयर लक्ष्य का हमला करता है और न केवल जानकारी चुराता है बल्कि सिस्टम के प्रदर्शन को भी कम करता है, खासकर जब सिस्टम पर एक से अधिक प्रोग्राम चल रहे हों। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं ट्रोजन की। दोस्तों जो ट्रोजन है, ट्रोजन आपके कंप्यूटर में एक पिछले दरवाजे से प्रवेश भी खोलते हैं जो दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ताओं को आपके सिस्टम तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे कि गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है ट्रोजन हॉर्स कोई वायरस नहीं है, ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। यह एक विनाशकारी कार्यक्रम है जो एक वास्तविक अनुप्रयोग की तरह दिखता है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं रैंसमवेयर की। दोस्तों जो रैंसमवेयर है इस प्रकार का मैलवेयर पीड़ित की फाइल को इनक्रिप्ट करता है और फाइल के एक्सेस अधिकारों को संशोधित करता है। फिर दोस्तों हमलावर पीड़ित से भुगतान पर डेटा तक पहुंच बहाल करने के लिए जो तो फिरौती मांगता है, ठीक है। दोस्तों ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कर्नाटक राज्य में जो है विधान परिषद है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं कि वर्तमान में दोस्तों भारत के 28 राज्यों में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। और दोस्तों 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये दोस्तों जो 8 राज्य हैं यहाँ पर जो है विधान परिषद है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है झारखंड, उड़ीसा और गुजरात में एक सदनीय विधायिका है और इन राज्यों में केवल विधानसभा है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है अगर बात करते हैं विधानसभा की, तो दोस्तों राज्य विधानसभा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक विधायी निकाय है और एक संसदीय राज्य विधायिका वाले 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह एकमात्र विधायी निकाय है, ठीक है।
दोस्तों 6 राज्यों में यह उनके द्विसदनीय राज्य विधानसभाओं का निचला सदन है। आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के अनुरोध पर दोस्तों या सत्तारूढ़ बहुमत दल या गठबंधन के खिलाफ विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को सीधे 5 साल की सेवा के लिए निर्वाचित किया जाता है। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर राज्य विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है विधानसभा। दोस्तों जो राज्य विधानसभा भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक विधायी निकाय है। ठीक है, ये दोस्तों सदनीय राज्य विधायिका वाले राज्य में जो है 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह एकमात्र विधायी निकाय है। दोस्तों ये दोबारा लिख गया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है विधान परिषद। दोस्तों अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो राज्य विधान जो मंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिषद है। ठीक है दोस्तों, यह एक स्थायी सदन है, याद रखिएगा, इसलिए दोस्तों राज्यपाल इसे भंग नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आर्टिकल 171(3) के अनुसार विधान परिषद के जो सदस्य दोस्तों हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और प्रत्येक सदस्य दोस्तों 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है। ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है यहाँ पर याद रखिएगा कि 2 सदनीय जो विधान मंडल यानी दोस्तों जो विधान परिषद वाले जो भारतीय राज्यों को याद जो ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, कुंभत। तो दोस्तों कुंभत से याद रखिएगा, के से कर्नाटक हो गया, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। ये दोस्तों आप लोग ट्रिक है, ये आप लोग याद रखिएगा, कुंभत। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो सही कौन सा है, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होता है दोस्तों व्यक्तिगत आय प्लस व्यक्तिगत कर माइनस भुगतान गैर कर भुगतान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर जो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है ये क्या है। तो यह वह धनराशि दोस्तों है जो किसी व्यक्ति या परिवार को आयकर में कटौती के बाद खर्च या बचत करनी होती है। इसे दोस्तों प्रयोज्य आय के रूप में भी जाना जाता है। बृहत स्तर पर दोस्तों अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए दोस्तों उपयोग किए जाने वाले प्रमुख आर्थिक संकेतकों में से एक के रूप में प्रयोज्य व्यक्तिगत आय की सूक्ष्मता से निगरानी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों इसका सूत्र क्या होता है, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होता है दोस्तों व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ठीक है दोस्तों, इसका महत्व है, महत्व क्या है, तो प्रयोज्य आय सभी आय करों में कटौती के बाद आय अर्जित करने वाले के लिए उपलब्ध आय का हिस्सा है ये। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है इसका उपयोग विश्लेषकों द्वारा उपभोक्ता खर्च, भुगतान क्षमता, संभावित भविष्य की बचत और देश की अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रयोज्य आय का उपयोग घरों के वित्तीय भंडार और वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने के लिए उपलब्ध धन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में वह कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिसे दबाकर आप पूरी जो फाइल है इसको चयन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप बताइए कौन सी कुंजी है। दोस्तों ये जो है शिफ्ट प्लस स्पेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह तालिका एक्सेल में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट को जो है सूचीबद्ध करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमने शॉर्टकट की दिए हैं ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से शॉर्टकट हैं। वर्क बुक को जो है क्लोज करता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, एक वर्क बुक को ओपन करता है कंट्रोल प्लस ओ, होम टैब पर जाने के लिए दोस्तों आल्ट प्लस एच का प्रयोग करते हैं, एक वर्क बुक को सेव करता है कंट्रोल एस, और दोस्तों जो सिलेक्शन भाग को कॉपी करता है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है सिलेक्शन भाग को पेस्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं, हाल की कार्य को अंडू करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं, सेल कंटेंट को रिमूव करता है डिलीट, फिल कलर का चयन करता है आल्ट प्लस एच, सिलेक्शन भाग को कट करता है कंट्रोल प्लस एक्स, इंसर्ट टैब पर जाने के लिए दोस्तों आल्ट प्लस एन का प्रयोग करते हैं और बोल्ड फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए
कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सेल कंटेंट को सेंटर में अलाइन करता है आल्ट प्लस एच, ए या सी, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर दोस्तों बात करें कि पेज लेआउट टैब पर जाने के लिए आल्ट प्लस पी का प्रयोग किया जाता है, और डेटा टैब पर जाने के लिए आल्ट प्लस ए का, न्यू टैब पर जाने के लिए दोस्तों आल्ट प्लस डब्ल्यू का, कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F10 का या विंडो मेन्यू की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बॉर्डर ऐड करने के लिए दोस्तों आल्ट प्लस एच या बी का, कॉलम रिमूव करता है आल्ट प्लस एच या डी या सी, ठीक है। फार्मूला टैब पर जाने के लिए दोस्तों आल्ट प्लस एम का प्रयोग करते हैं। चयनित रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों चयनित कॉलम को हाइड करना दोस्तों कंट्रोल प्लस 0 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है, किस राज्य ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? दोस्तों ये जो है उत्तराखंड ने दी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की, तो इसकी जो राजधानियां हैं, शीतकालीन दोस्तों राजधानी कौन सी है? तो देहरादून है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है कौन सी है, तो गैरसैंण दोस्तों ये जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहीं पर दोस्तों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल जो दोस्तों गुरमीत सिंह जो हैं इसके राज्यपाल हैं। दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना की बात की जाए तो 9 नवंबर 2000 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? दोस्तों याद रखिएगा, जो असम है, असम की जो सीमा है ये नेपाल से नहीं लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेपाल जो है, नेपाल 5 भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। दोस्तों 1850 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ जो राज्य दिए गए हैं जो सीमा रेखा की लंबाई के साथ साझा की गई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की? तो 106 किलोमीटर की, ठीक है। वहीं पर दोस्तों जो बांग्लादेश है ये पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के साथ ये सीमा साझा करता है, ठीक है। दोस्तों ये पूर्वांचल में ऑपरेटिंग जीरो लाइन के तहत दोस्तों इसका नाम दिया गया है इसको, ठीक है। और ये दोस्तों जो है 4096.1 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। वहीं पर दोस्तों भूटान है, भूटान अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसको दोस्तों भूटान गेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है चीन। दोस्तों चीन जो है उत्तर प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ दोस्तों ये सीमा साझा करता है। और दोस्तों इसको जो है मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो लंबाई दोस्तों है 4056 किलोमीटर है। नेक्स्ट साथियों है म्यांमार। दोस्तों म्यांमार की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के साथ दोस्तों ये सीमा साझा करता है, ठीक है। भारत दोस्तों म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को छूती है। दोस्तों जोरिन पुई अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों इसको कहते हैं, ठीक है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं नेपाल की, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो दोस्तों इससे जो है सीमा साझा करता है, ठीक है। भारत नेपाल सीमा के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों ये जो है 1850 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। ये दोस्तों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद के तीसरे संस्करण का जो आयोजन है किन दो देशों की सेनाओं के बीच ये किया जा रहा है? दोस्तों ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए घोषित कुल पुरस्कार राशि क्या है? तो ये दोस्तों जो है $6.9 मिलियन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ मुख्य बिंदु दिए हुए हैं। तो भारत दुबई में खेलेगा, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल के कारण भारत के मैच को फाइनल यदि भारत जो है क्वालिफाई करता है तो दुबई में इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो पुरस्कार राशि की घोषणा है विजेता के लिए $2.24 मिलियन जो है,
और दोस्तों जो उप विजेता है इसके लिए 1.12 जो है मिलियन डॉलर जो है, और सेमी जो फाइनल में हारने वाली जो टीमें हैं इनके लिए प्रत्येक को 560,000 मिलियन डॉलर दोस्तों इनके लिए दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो कुल पुरस्कार राशि है कितनी है, तो 6.9 मिलियन डॉलर दोस्तों कुल जो है, और 2017 में जो है ये 53% की वृद्धि की गई है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2017 से जो है 53% की इसकी वृद्धि की गई है। दोस्तों वहीं पर बात करते हैं गारंटीकृत न्यूनतम जो है 8 भाग लेने वाले प्रत्येक टीम के लिए दोस्तों 125,000 डॉलर दोस्तों, और पांचवा और छठवां जो स्थान है प्रत्येक को 350,000 डॉलर, और सातवां और आठवां स्थान प्रत्येक को दोस्तों 140,000 डॉलर दोस्तों इसको दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए कि जो फाइनल इसका है ये 9 मार्च 2025 को ये जो है दोस्तों इसका फाइनल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हिंदी में भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 में घोषित के लिए दोस्तों किसे चुना गया है। दोस्तों ये जो है विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों यहां देखते हैं क्या की पॉइंट है कि 1937 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जन्मे वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले राज्य के पहले लेखक हैं। उनकी जो उल्लेखनीय रचनाओं में दोस्तों लगभग जय हिंद जैसे कविता संग्रह, और नौकर की कमीज, और दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसे उपन्यास सम्मिलित हैं। यह पुरस्कार दोस्तों 5 दशकों से अधिक समय तक हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। दोस्तों वहीं पर बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा 1961 में स्थापित यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। संविधान की दोस्तों 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में दोस्तों किसी एक में उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए लेखकों को प्रतिष्ठित या पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें दोस्तों नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रकृति जो है प्रतिकृति शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है विनोद कुमार शुक्ल का जो साहित्यिक योगदान है दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए दोस्तों 1999 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। नौकर की कमीज के दोस्तों 1999 में मणि कौल द्वारा हिंदी फिल्म में रूपांतरित किया गया है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो पूर्व ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं इनको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों 2021 में जो है 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था असमिया साहित्य के लिए नीलमणि फूकन को दिया गया था। वहीं पर दोस्तों 2022 में जो है कोंकणी साहित्य के लिए दामोदर मौर्य को दिया गया, और 2023 में दोस्तों ये जो है संस्कृत साहित्य के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया था। ये दोस्तों तीनों जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया कर था। तो ये दोस्तों यात्रा वेतन जो है ये मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों के लिए जो है लगाया गया कर था। दोस्तों आइए देखते हैं जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उन्हें दोस्तों चाणक्य या कौटिल्य नामक जो है एक बुद्धिमान आचार्य का समर्थन प्राप्त था। इस साम्राज्य में दोस्तों कई नगर थे, इसमें राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैनी शामिल है। और दोस्तों तक्षशिला मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, जबकि उज्जैन दोस्तों उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। दोस्तों जो व्यापारिक अधिकारी और शिल्पकार शायद इन नगरों में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अन्य क्षेत्रों में किसानों और चारवाहों के गांव स्थित थे। मध्य भारत जैसे कुछ क्षेत्रों में वन थे जहां लोग वनोपज एकत्रित करते थे और भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे। दोस्तों ब्राह्मी लिपि हिंदी और कई अन्य उत्तर भारतीय भाषाओं की मूल भाषा है। अशोक के शिलालेख दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम जो है गीत लिखा था। ये दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोस्तों इन्होंने जो है वंदे मातरम गीत लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं 1882 में अपने उपन्यास जो है आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यह गीत जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ और 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। वंदे मातरम दोस्तों इसका अर्थ है मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ माँ, और यह देवी दुर्गा का एक भजन है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या है दोस्तों,
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक प्रमुख बंगाली लेखक और पत्रकार थे जिन्होंने दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधुरानी जैसे उपन्यास भी लिखे थे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।